जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग जीके जीएस की कुछ महत्वपूर्ण सवाल को कवर करने वाले हैं और आपका जो एग्जाम डेट है वो अब बिल्कुल नज़दीक आ रहा है। इसी कम समय में आपको कैसे तैयारी करना है और एक एक प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है। जितने भी क्लास करा रहे हैं सभी क्लास को आप अटेंड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मॉक टेस्ट लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसके साथ ही आप जो है जितने भी क्लास मेरा हो रहा है उसमें आप एक ईमानदारी पूर्वक आप जो है अटेम्प्ट लेंगे और लास्ट में आप बताएंगे कि आपका जो है कितना स्कोर आ रहा है। इससे जो है आपके योग्यता का आकलन होगा कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे तभी आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज जो है ये प्रेफरेंस होगा। नहीं तो यदि कम आपका स्कोर आया तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने में जो है कठिनाई होगी। तो इसी तरह से सारे प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं क्लास अपलोड करूं वो आपको जो है नोटिफिकेशन उसका जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं ताकि वहां आपको जो है सारा क्लास का पीडीएफ जो है अपलोड कर दिया जाता है और साथ ही साथ जो है आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। तो जल्दी से जाइए और जो है टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। तो चलिए आज के क्लास का शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देखिए कि कह रहा है कि विधानसभा परिषद के जो विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन है सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, इसके बाद जो है आपके ऑप्शन को ध्यान से देखना है। तो सब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो आपको मालूम होगा कि विधान परिषद के जो सदस्य है उसके न्यूनतम आयु क्या है। तो उसके आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, इसके बाद जो है आपको आंसर को हिट करना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है 30 साल इसकी उम्र होती है, यानी कि विधान परिषद के सदस्यों की उम्र जो कितनी होती है तो ये 3 साल 30 साल जो है इसकी उम्र होती है। और यदि आपको कहे कि वर्तमान में कितने राज्य में जो है ये द्विसदनात्मक यानी कि विधान परिषद है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है 7 राज्य में जो है विधान परिषद है। तो जिसमें से उत्तर प्रदेश हो गया, इसके बाद बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, इन 7 राज्यों में विधान परिषद जो है ये कार्यरत है। और विधान परिषद एक जो है एक अस्थाई सदन होता है। अगला सवाल देखिए कि भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार जो लिया गया ये कहाँ से लिया गया है। कह रहा है कि भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है और बिल्कुल ही सरल भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहाँ आपको सारे स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। क्या लिया गया है तो संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार, यानी समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला सवाल देखिए कि कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। पहले जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन कहलाता था। तो आपके आप सामने चार ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और जो है आप जो है आंसर को हिट कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एएसबीआई का जो पहला पुराना नाम था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो रचना है वो महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। द होली फैमिली जो है ये महात्मा गांधी से संबंधित नहीं थे। और ये जो है द होली फैमिली ये कार्ल मार्क्स और द फ्रेडरिक एंजल द्वारा ये लिखा गया है और ये 1844 ईस्वी में जो है ये लिखा गया था।
और ये जो माय एक्सपीरियंस विद टूथ हरिजन और हिंद स्वराज, ये जितने भी रचना है ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल देखिए कि विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए उपयुक्त उपकरण को कहते हैं, यानी कि विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए उपयुक्त जो प्रयुक्त उपकरण होता है उसको क्या कहते हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है संधारित कहते हैं। क्या कहते हैं? संधारित, यानी कि विद्युत आवेश को किसमें एकत्रित किया जाता है? तो संधारित में किया जाता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि क्लोरोमाइसीटीन क्या है? क्लोरोमाइसीटीन क्या है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है प्रतिजीवाणु है। क्या है? प्रतिजीवाणुक है। अगला सवाल देखिए कि अष्टभुज ऑक्टोपस, घेंघा, सीपिया एवं यूनिनो किस फाइलम में शामिल किया जाता है? कह रहा है कि इसको किस जो है फाइलम में रखा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है मोलस्का के अंतर्गत रखा गया है। क्या रखा गया है? ये मोलस्का के अंतर्गत रखा गया है। अगला सवाल देखिए कि डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? क्या कह रहा है कि डार्विन की पुस्तक, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है 1859 ईस्वी में जो है ये प्रकाशित हुई। कब हुई? 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगला सवाल देखिए कि चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? चोल वंश के राजा राजेंद्र ने कौन सी जो पदवी थी वो धारण नहीं की थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है त्याग समुद्र की जो पदवी थी वो उन्होंने धारण नहीं की थी। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्याख्या प्रारंभ की थी? कह रहा है कि निम्नलिखित में से शासक, जितने भी नीचे शासक दिया गया इनमें से पट्टा और काबूलियत जो है ये किनके द्वारा जारी किया गया था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शेरशाह द्वारा जो है ये पट्टा और काबूलियत को ये लागू किया गया था। अगला सवाल देखिए कि जात एवं सवार श्रेणियों के आधार पर मनसबदारों को वर्गों में विभक्त की जाने वाली संख्या कितनी थी? कह रहा कि जात एवं सवार श्रेणियों में के आधार पर मनसबदारों को जो विभक्त किया जाता है उसकी संख्या कितनी थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीन भागों में जो है ये विभक्त किया गया था। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार एवं वेदांत कॉलेज से संबंधित था? कह रहा है कि संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार एवं वेदांत कॉलेज से संबंधित था, यानी कि ये सब जो है किनकी रचना थी और क्या किससे संबंधित थे? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो आप सारे ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है राजा राम मोहन राय, यानी कि सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये राजा राम मोहन राय से संबंधित है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में कौन हौज ए खास का निर्माण करवाया था? हौज ए खास का निर्माण कहाँ करवाया था? तो दिल्ली में हौज ए खास का निर्माण हुआ था। तो किनके द्वारा करवाया गया था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, इसके बाद सारे आंसर को जो है हिट करेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है ये हौज खास का निर्माण करवाया गया था। और इसका निर्माण जो है 22 अक्टूबर जो आपका 1296 ईस्वी में जो है ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। आपका अगला सवाल देखिए कि दक्षिण पठार की सभी बड़ी नदियां निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। कह रहा कि दक्षिण पठार की जो सबसे बड़ी नदियां हैं वो एक को छोड़कर सभी बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। तो वो कौन सा नदी है? तो आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है नर्मदा नदी जो है ये बंगाल खाड़ी में विलीन नहीं होती है। अगला सवाल देखिए कि जेट जैसे बड़े हवाई जहाज वायुमंडल के निम्नलिखित भागों में से किस एक में प्रायः उड़ते हैं?
कह रहा है कि जेट इंजन जो हवाई जहाज है वो वायुमंडल के किस भाग में उड़ते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है स्ट्रेटोस्फेयर में जो है ये हवाई जहाज उड़ते हैं। अगला सवाल देखिए कि जब आर्थिक विकास होता है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय श्रेणी का योगदान क्या होता है। क्या कह रहा है कि जब आर्थिक विकास होता है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय श्रेणी का योगदान रहता है। क्या रहता है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन के ध्यान के देखिए। तो इसका आंसर है कि जो है तृतीय श्रेणी में इसका जो है योगदान बढ़ता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि टेलीविज़न संकेत यानी कि टेलीविज़न का सिग्नल समांतर दूरी के आगे प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि यानी कि एक समान दूरी के आगे जो है नहीं सिग्नल मिलने लगता है। तो इसका क्या कारण होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है पृथ्वी की वक्रता उत्तरदायी होते हैं, यानी कि वहाँ जो सिग्नल जो है ये कटने लगते हैं, इसलिए सिग्नल सही से नहीं मिल पाता है। अगला सवाल देखिए कि जेट इंजन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस एक के संरक्षण सिद्धांत पर निर्भर करती है। कह रही है कि जेट इंजन की कार्य प्रणाली जो है निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत पर निर्भर रहती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है रेखीय संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पे करती है, तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो पंचतंत्र जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है विष्णु शर्मा, यानी कि बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। विष्णु शर्मा द्वारा जो है ये पंचतंत्र लिखा गया है। अगला सवाल देखिए कि भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है। भारत को श्रीलंका से जो अलग करता है वो कौन सा जलडमरू मध्य है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है पाक जलडमरू मध्य जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। कौन करता है, तो ये पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है। और वहीं पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान को कौन अलग करता है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो आपको रेड क्लिप रेखा जो है ये आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रेड क्लिप रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। और यदि कहेगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, तो डुरंड रेखा। कौन सा रेखा है, तो डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये रेखा जो है करता है। और यदि भारत और चीन को कहेगा कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा जो अलग करता है, तो आपका मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन को जो है ये अलग करता है। तो इसी तरह सरल भाषा में आपको हमें समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जुड़ जाइए। आपको सारे स्टडी मटेरियल वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। अगला सवाल देखिए कि रक्त में लाल रुधिर कोशिकाओं की बढ़ी हुई संख्या को क्या कहते हैं। कह रहा है कि रक्त में लाल रुधिर कोशिकाओं की बढ़ी हुई संख्या को क्या कहते हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को ध्यान से देखिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है ये पॉलीसाइथीमिया जो है इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉलीसाइथीमिया जो है ये कहा जाता है। और आपको एक सवाल पूछेगा कि रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको जो है बताना है कि ये एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया रक्त की कमी से होता है। अगला सवाल देखिए कि मकड़े का जाल बना होता है। आपने देखा होगा कि जो घरों में मकड़ी का जाल जो बुना जाता है, तो मकड़ी का जाल जो बुना रहता है वो किसका होता है। तो मकड़े का जाल आपको बताना है ये किसका होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये प्रोटीन का होता है। ये किसका होता है, तो प्रोटीन का जाल होता है। मकड़ी द्वारा जो भाग ये पीछे से छोड़ा जाता है तो वो जो है एक प्रोटीन, एक तरह से प्रोटीन का जाल होता है। अगला सवाल देखिए कि हिपेरिन जो परिसंचरण तंत्र में थक्का निर्माण को रोकती है उत्पादित होती है। कह रहा है कि हिपेरिन जो परिसंचरण तंत्र में थक्का निर्माण को रोकती है ये किससे उत्पादित होती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है क्षार रज्जियों द्वारा ये होता है, यानी कि डी नंबर आपका सही हो जाएगा। क्षार रज्जियों द्वारा ये होता है। अगला सवाल देखिए कि एसिड से होता है।
आपका सवाल है कि एसिड से होता है, तो आपको बताना है कि इनमें से एसिड से कौन सा रोग होता है, क्या होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है डेंगू और पीत ज्वर जो है एसिड ज़्यादा बढ़ जाने से ये होता है। और आपको मालूम होगा कि मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, और फैलेरिया जो है हेलेमिनिटिस के कारण होता है, और डेंगू ज्वर जो होता है ये अरबा वायरस के कारण से होता है। अगला सवाल देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये कब हुआ था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है दांडी मार्च के बाद हुआ था, यानी कि सी नंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दांडी मार्च के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुआ था। और यदि आपसे पूछा जाए कि दांडी मार्च जो है कब प्रारंभ हुआ था, तो आपको बताना है कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो ये प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो है दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था। और इसकी समाप्ति कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है इसकी समाप्ति हुआ था। अगला सवाल देखिए कि पृथ्वी सूर्य के से निकट की दूरी पर होती है। कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर कब होती है, तो आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सबसे सूर्य के निकटतम दूरी पर रहता है। अगला सवाल देखिए कि बैरन द्वीप अवस्थित है। बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है आपको बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बंगाल की खाड़ी में, यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये बंगाल की खाड़ी में बैरन द्वीप अवस्थित है। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो भोटिया उत्तर प्रदेश, ये जो सी नंबर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो भोटिया जनजाति है ये उत्तराखंड में ये पड़ता है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। और बाद बाकी अंगामी जो है नागालैंड में है। इसके बाद आपातामी जो है अरुणाचल प्रदेश में, और गोंड जो है सबसे जनजाति ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इसलिए ये भोटिया जो जनजाति है ये ज़्यादा उत्तराखंड में है। इसलिए ये यहाँ जब पूछ रहा है कि सुलेमित नहीं है, तो सुलेमित कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निष्पादक बजट की अवधारणा ली गई है। कह रहा है कि निष्पादक बजट की अवधारणा ली गई है, कहाँ से ली गई है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है ये अवधारणा लिया गया है। अगला सवाल देखिए कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है। नीचे 4 कथन दिया गया है, चारों कथन को आपको ध्यान से देखना है। तो कह रहा है कि उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। दूसरा है कि क्या उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया है। तीसरा है कि क्या उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया है। और चौथा है कि क्या उपयुक्त में से सभी सही हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से सभी सही हैं। अगला सवाल देखिए कि डायनामाइट की खोज किसने की थी। कह रहा है कि डायनामाइट जो है ये किसकी खोज किसने की थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका राइट आंसर है ये जो है डायनामाइट की खोज जो है अल्फ्रेड नोबेल द्वारा, ये बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अल्फ्रेड नोबेल द्वारा जो है डायनामाइट की खोज किया गया था। अगला सवाल देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 15 न्यायाधीश जो है ये जो वहाँ कार्यरत रहते हैं। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि किस वर्ष में मनुष्य चंद्रमा पर उतरा था। कह रहा है कि किस वर्ष मनुष्य जो है चंद्रमा पर उतरा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है 1969 ईस्वी में जो है सबसे पहले चांद पर गया था। और ये आपको अपोलो सेकेंड द्वारा जो है ये पहला यह कदम रखा गया था। कौन गया था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है सबसे पहले व्यक्ति थे जो 1969 ईस्वी में जो चांद पर कदम रखा था। अगला सवाल देखिए कि रडार की खोज किसने की थी। रडार की खोज जो है किसके द्वारा किया गया है। तो
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है R.W. वाट द्वारा जो रडार की खोज किया गया है। और रडार का उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वायुयान के उड़ान में जो है ये रडार का उपयोग होता है। वायुयान यानी कि हवाई जहाज के उपयोग उड़ान में जो है रडार जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आभास के द्वारा ही जो है इसे पता लगाया जाता है कि आगे क्या है या नहीं है। तो रडार का मुख्य उपयोग जो है ये वायुयान में होता है। और दूसरा उदाहरण के लिए चमगादड़ जो आप देख रहे होंगे, चमगादड़ जो उड़ता है ये भी रडार का एक महत्वपूर्ण उदाहरण इसको माना जाता है, क्योंकि कभी भी चमगादड़ जो है जो अंधेरे में भी उड़ता है तो आप जो उसको देखेंगे कि कभी दीवार से वो टकराएंगे नहीं। तो ये रडार द्वारा जो ये पता लगाया जाता है कि आगे जो है कितनी दूरी पर जो है दीवार सामने है। अगला सवाल देखिए कि राजघाट बांध किस नदी पर बना है। राजघाट बांध किस नदी पर बना है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है ये बेतवा नदी पर जो है ये राजघाट बांध जो ये बना है, यानी कि सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और वहीं कहेगा कि गंगा सागर परियोजना कहाँ है, तो गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर है। और वहीं राणा सागर परियोजना कहाँ है, तो ये भी चंबल नदी पर है। और जवाहर परियोजना कहाँ है, तो जवाहर सागर परियोजना भी जो है ये चंबल नदी पर बनाया गया है। वहीं यदि नाथपा झाकरी परियोजना कहा जाए तो ये सतलज नदी पर है। और यदि सरहिंद नहर की यदि बात की जाए कि सरहिंद नहर जो है कहाँ से निकला है, तो ये सतलज नदी से निकाला गया है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि वायरस में नहीं होता है, तो वायरस में क्या नहीं होता है आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। मैं बार बार कहता हूँ आपको जो है सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद जो है ऑप्शन को देखिए, इसके बाद जो है आंसर को हिट कीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वायरस में क्या नहीं होता है, वायरस में क्या नहीं होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है एंजाइम नहीं होते हैं। वायरस में क्या नहीं होते हैं, एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। और वायरस की खोज जो किसने किया था, तो वायरस की खोज जो है इवान बिस्की ने किया था। और 1892 ईस्वी में जो है वायरस की खोज किया गया था। अगला सवाल देखिए कि सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था। सांची का स्तूप जो है इसका निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है अशोक द्वारा जो है सांची का स्तूप का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, तो अशोक द्वारा जो है ये निर्माण करवाया गया था। अशोक सम्राट अशोक कौन था, तो सम्राट अशोक मौर्य वंश के महान सम्राट था, यानी महान सम्राट बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। यानी कि कौन था, तो अशोक सम्राट अशोक जो है मौर्य वंश के शासक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अगला सवाल देखिए कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच से बहने वाली नदी कौन सी है। कह रहा है कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच से बहने वाली नदी कौन सी है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है नर्मदा नदी जो है ये विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच से जो है ये बहती है। अगला सवाल देखिए कि नीली ज्वाला के साथ जलती है। नीली ज्वाला के साथ यानी कि जब कोई भी चीज़ जलता है तो उससे लौ जो निकलता है, तो उसका जो जलने का लौ होता है वो उसका नीला कलर का होता है। कोई जैसे कि आपने गैस जलाते हैं खाना बनाने वाला, तो उससे कहीं आपको नारंगी कलर का या लाल कलर का जो निकलेगा लौ। और कौन से ऐसे जो गैस को जलाया जाता है जो उससे जो है नीला निकलता है, तो आपको ध्यान से देखना है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है। इसके बाद जो है आपको आंसर हिट करना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर, यानी कि नाइट्रोजन को जब जलाया जाता है तो इसमें जो है नीला कलर का जो ये लौ जलता है। अगला सवाल देखिए, किस विश्वविख्यात पर्वत श्रृंग को सागर माथा कहते हैं। कह रहा है कि सागर माथा किसे कहते हैं, या किस विश्वविख्यात पर्वत को सागर माथा कहते हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, यानी कि नेपाल में इसको जो क्या कहा जाता है, तो इसको सागर माथा कहा जाता है। और एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है, तो 8,850 मीटर ऊंचाई है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन दमन और द्वीप को अलग करता है।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दमन और द्वीप को अलग करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि खंबात की खाड़ी जो है दमन और द्वीप को अलग करता है। अगला सवाल देखिए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है। कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये क्वालूर में जो है ये स्थित है। अगला सवाल देखिए कि कलपक्कम में लगा देश का पहला फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर का क्या नाम है। कह रहा है कि कलपक्कम में लगा देश का पहला फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर का क्या नाम है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि कामिनी इसका नाम है। क्या नाम है? तो कामिनी। अगला सवाल देखिए कि शारदा अधिनियम का संबंध किससे है। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है बाल विवाह से संबंधित है। बाल विवाह अधिनियम को रोकने के लिए, यानी कि 14 यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र में शादी को रोकने के लिए इसको बाल विवाह कहा जाता है। तो इसको रोकने के लिए क्या अधिनियम बनाया गया था। तो शारदा अधिनियम बनाया गया है। और इसका जो स्थापना कब हुआ था, ये 1930 ईस्वी में जो है ये बनाया गया है। कौन सा अधिनियम। तो शारदा अधिनियम ये बनाया गया है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हम्बोल्ट धारा का संबंध जो है महासागरीय जलधारा से संबंध, यानी कि अल नीनो से संबंध है। अगला सवाल देखिए भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग कौन करता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये पंबन चैनल जो है ये रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। किससे करता है। तो पंबन चैनल जो है ये अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल जो है ये किसको अलग करता है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। किसको करता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय। और 10 डिग्री चैनल को जो किसको अलग करता है। तो छोटा अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप को जो है ये अलग करता है। और पाक जल संधि किसको करता है। तो पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। किसको करता है। तो भारत और श्रीलंका को। अगला सवाल देखिए कि बायोगैस के मुख्य अवयव कौन है। बायोगैस के मुख्य अवयव कौन है। तो बायोगैस में आपने देखा जो अभी आपके खाना बनाने का जो मेन है तो ये बायोगैस है। तो आपका कौन सा अलग करता है। तो ये मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड जो है मुख्य अवयव है। क्या है। तो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका ये जो है बायोगैस का मुख्य अवयव माना जाता है। अगला सवाल देखिए कि चीन के सिक्यांग प्रांत और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को जोड़ने वाला मार्ग कौन सा है। कह रहा कि चीन के सिक्यांग प्रांत और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को जो जोड़ा जाता है वो क्या है। यानी कि जो कश्मीर में जो पाक अधिकृत कश्मीर है तो इसमें जो पाकिस्तान का जो सीमा है और चीन का जो थी है तो इसको जोड़ने वाला मार्ग क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है काराकोरम मार्ग, यानी कि काराकोरम दर्रा जो है ये जोड़ने वाला मार्ग है। अगला सवाल देखिए कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था। अर्थशास्त्र कह रहा है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है। तो कौटिल्य द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स आज का क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे कि आज के क्लास में आपने टोटल कितना जो है अटेम्प्ट किया है और आपका कितना करेक्ट सवाल आ रहा है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं क्लास अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को अटेंड करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपने टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जो है टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं।